वेलकम फ्रेंड्स, पीसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये टॉपिक हमारा जल संसाधन नामक चैप्टर है, उसमें से हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ी थी, जिसके अंदर आपने दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना इत्यादि पढ़ी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। चलिए आइए देखते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखिए, आपने देखा था कि केंद्र सरकार की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, वो आपको मैंने करवा दी थी। और आज हम देखते हैं राजस्थान सरकार की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसमें आपको पहले मिलेगी चंबल घाटी परियोजना। फ्रेंड्स, चंबल घाटी परियोजना 1953 में स्टार्ट की गई थी और यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना, अर्थात दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जो भी इस परियोजना के बेनिफिट्स होंगे, जो भी इसके नुकसान नफा फायदे होंगे, वो इन दोनों राज्यों को ही मिलेंगे। और ये परियोजना हमने स्टार्ट की थी 1953 में। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस परियोजना को स्टार्ट करने का मुख्य कारण क्या था। तो भूमि अपरदन व बाढ़ के कारण आपदाओं से बचाव के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया था, अर्थात भूमि अपरदन और आपदाओं से निपटने के लिए। ठीक है, 3 चरणों में इसका आरंभ किया गया था। इस परियोजना का आरंभ 3 चरणों में किया गया था। देखेंगे हम तीनों चरण कौन कौन से थे। पहला चरण है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध तथा नहर प्रणाली का निर्माण। देखो आप लोग अच्छे से कि दोनों राज्यों की परियोजना है, तो सीधी सी बात है, कुछ बांध इस राज्य में राजस्थान में होंगे और कुछ बांध मध्य प्रदेश राज्य में होंगे। तो पहली परियोजना में जो चरण में हमने निर्माण किया था वह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। इजीली आप कर सकते हैं, आप जगह है रावत भाटा और जो बांध का नाम है वो राणा प्रताप सागर बांध है। क्लियर है, और ये राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर बांध। कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर बांध देखने को मिलेगा आपको। और यह पिकअप बांध है तथा विद्युत घरों का निर्माण यहाँ पर किया गया। पिकअप बांध का अर्थ होता है कि पानी को पिक करके अप करना। क्लियर है, पानी को ऊपर धकेलना, पिकअप बांध है। और यहाँ पर ही आपको क्या मिलेगा? विद्युत घरों का निर्माण। ठीक है, आगे देखिए आप, कोटा बैराज से राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। अच्छा, कोटा बैराज जो बांध है जो कि हमारे कोटा में स्थित है, राजस्थान के कोटा में, वहां पर नहरों के माध्यम से इसमें सिंचाई की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना आपको मिलेगी 1997 टू 1998। ठीक है, ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। इसके बाद यह बहुउद्देशीय जल परियोजना सिंचाई व पेयजल के लिए है। ये किस किस के लिए है? सिंचाई व जल पेयजल के लिए। क्लियर है। सेकंड पॉइंट है, टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास बीसलपुर स्थान पर बनास नदी पर, कोई ना कोई नदी तो होगी, तो नदी कौन सी है? बनास। जैसा आपने देखा था कि यह चंबल नदी पर, वैसे ये कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। ठीक है, और टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे देखिए, इस बांध की लंबाई है 574 मीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 574 मीटर। आगे आप देखो, 39.5 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 39.5 मीटर। अच्छे से देखते हुए चलिए, इस बांध के दाएं व बाएं 2 नहरें निकाली गई है। इस बांध के दाएं व बाएं 2 नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, इसके अलावा इस योजना के माध्यम से सवाईमाधोपुर जिले को सिंचाई, जयपुर व अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर को पेयजल के लिए आपूर्ति। ठीक है, सवाईमाधोपुर को क्या है? सिंचाई के लिए, और बाकी जो अजमेर, जयपुर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर को क्या है? पेयजल की आपूर्ति। क्लियर है फ्रेंड्स। टोंक जिले के 256 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। टोंक जिले के 256 गांवों में क्या कराया जाता है? सिंचाई हेतु जल उपलब्ध। तो आपको याद रखना है कि सिंचाई हेतु एक तो क्या है? टोंक, और दूसरा क्या है? सवाईमाधोपुर। क्लियर है, और पेयजल हेतु जयपुर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़ और ब्यावर। क्लियर है फ्रेंड्स। आप इसको दोनों परियोजनाओं को कंपेयर करके अच्छे से याद कर सकते हैं कि इसका समय क्या है, इसका समय क्या है। ये कौन सी जगह पर बना हुआ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये टोंक जिले के टोडा रायसिंह में। ठीक है, यह 3 चरणों में निर्माण हुआ है इसका, और इसमें विद्युत घरों का निर्माण है। और इसके अंदर आपको मिलेगा कि इसकी लंबाई और ऊंचाई दे रखी है, दाएं व बाएं 2 नहरें निकाल रखी हैं, तथा सवाईमाधोपुर व टोंक को सिंचाई हेतु, मतलब टोंक के 256 गांवों को सिंचाई हेतु
तथा सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई हेतु पेयजल व सिंचाई हेतु इसको काटना, ठीक है, एक मिनट। टोंक जिले व सवाई माधोपुर को सिंचाई हेतु व जयपुर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर को पेयजल हेतु। क्लियर है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, माही बजाज सागर परियोजना जो नेक्स्ट आपकी परियोजना है, इसमें आप देखेंगे कि ये राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। क्लियर है, राजस्थान व गुजरात की क्या है, संयुक्त परियोजना। इससे पहले आपने देखी थी चंबल घाटी परियोजना, वह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना थी, और ये कौन सी है, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना। विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर 1971 में आरंभ हुई थी। ठीक है, नदियों का आप विशेष ध्यान रखना है। विंध्याचल पर्वत से माही नदी पर निकली है, और इससे पहले वाली जो चंबल घाटी परियोजना थी वो चंबल नदी पर थी। ठीक है, नाम से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये है आपकी विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर 1971 में ये आरंभ हुई। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सिंचाई व विद्युत सुविधाओं हेतु आरंभ की गई। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में राजस्थान का जो साउथ ईस्ट एरिया है, आप जानते हो आदिवासी प्रजाति ज्यादा रहती है, तो उस प्रजाति के आर्थिक विकास को कैसे किया जाए, उसके लिए परियोजना रखी गई कि इस परियोजना के माध्यम से उनका जरूर आर्थिक विकास आप कर सकते हैं। सिंचाई व विद्युत सुविधा हेतु आप जानते हैं, अगर किसी भी जगह पर, किसी भी उपजाऊ जमीन पर अगर आपको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो खेती के माध्यम से आपका आर्थिक विकास संभव है, और विद्युत के माध्यम से भी आपका आर्थिक विकास संभव है। आगे देखिए, इस योजना में राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। सीधी सी बात है, ये नदी अगर आपके गुजरात राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो एक बांध आपको राजस्थान में मिलेगा और एक बांध इसका गुजरात में मिलेगा। तो राजस्थान में इसका बांध कौन सा है, बोरखेड़ा नामक स्थान पर, जो आपके बांसवाड़ा में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार द्वारा गुजरात में कड़ाना बांध। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया राजस्थान में कोई एक बांध होगा, तो राजस्थान में बांध देख लिया। अब गुजरात सरकार का कड़ाना बांध जो कि गुजरात में स्थित है। क्लियर है। नहरी प्रणाली को विकसित करने के मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया। नहरी प्रणाली को विकसित करने के लिए इस बांध से 500 मीटर नीचे आपको कागदी पिकअप बांध मिलेगा। क्लियर है। आगे आप देखो, विद्युत के विकास हेतु तो मुख्य बांध पर 2 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। आपको मैंने पहले ही समझाया था कि सिंचाई एवं विद्युत के माध्यम से ही किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव है। तो विद्युत के विकास हेतु आप समझ सकते हैं विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया, 2 विद्युत ग्रहों का। क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका दूसरा नाम है राजस्थान नहर। क्लियर है, इसे हम 2 नामों से जानते हैं। आगे आप देखेंगे कि इस नहर को, इस परियोजना को चालू करने का मुख्य उद्देश्य था थार के मरुस्थल में पेयजल व सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से। ठीक है, इसके 2 उद्देश्य हैं, एक तो पेयजल व सीमा पर आबादी बसाने हेतु। क्लियर है। सतलज व रावी नदी, 2 नदियां हैं फ्रेंड्स, सतलज व रावी नदी, इसके संगम पर हरि के बैराज से इस नहर को निकाला गया है। मान लीजिए 2 नदियां हैं, सतलज व रावी। क्लियर है। जहां पर इसका संगम हो रहा है वह है हरि के बैराज। क्लियर है। हरि के बैराज से फिर इस नहर को हमारे राजस्थान में प्रवेश करा दिया गया है। चले आगे देखिए, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है ये फ्रेंड्स, भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है ये। चले आगे, जो कि लंबाई इसकी क्या है, 649 किलोमीटर। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर, जहां से शुरू होती है जहां पर ये खत्म होती है। तो इसमें एरिया को विभाजित किया गया, पंजाब को, हरियाणा को व राजस्थान को। पंजाब को आप देखेंगे 169 किलोमीटर एरिया है जो पंजाब को ये सिंचाई हेतु उपलब्ध है। बाकी 14 किलोमीटर हरियाणा क्षेत्र को, व शेष जो जल प्राप्त होता है राजस्थान को। आगे देखिए, राजस्थान के 9 जिले। अब आपने देखा कि राजस्थान है तो हम राजस्थान की बात करेंगे। तो राजस्थान में किस किस एरिया को, तो 9 जिलों को व 29 कस्बों को। ठीक है, 9 जिले 29 कस्बे तथा 3461 गांवों को। क्लियर है, 3461 गांवों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है, पेयजल आपूर्ति। चले आगे, इसके बाद 2 चरणों में कार्य पूरा किया गया है। इसका कार्य कितने चरणों में पूरा किया गया है, 2 चरणों में। तो दोनों चरण देखेंगे हम। पहला चरण है राजस्थान फीडर और दूसरा चरण क्या है, मुख्य नहर। इसके जो 2 चरण है वह हम पढ़ेंगे। पहला क्या है, राजस्थान फीडर, दूसरा है मुख्य नहर। राजस्थान फीडर आरंभिक स्थल से मसीतावाली तक है। आप देखोगे राजस्थान फीडर को तो वो कहां से है,
आरंभिक स्थल से मसीतावाली, मान लीजिए ये आरंभिक स्थल है, तो यहाँ से इसका क्षेत्र है मसीतावाली तक, ये इसका प्रथम चरण हो गया। ठीक है, द्वितीय चरण यहाँ से स्टार्ट होगा इसका, देखते हैं क्या है द्वितीय चरण। हाँ, द्वितीय चरण है इसका मुख्य नहर से मसीतावाली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक। ठीक है, पहला आपने देखा राजस्थान फीडर, दूसरा आप देखेंगे मुख्य नहर। तो पहले में है आरंभिक स्थल से मसीतावाली, आरंभिक स्थल से मसीतावाली तक, क्लियर है। दूसरा है मसीतावाली से मोहनगढ़। अब मान लीजिए ये कोई मसीतावाली जगह है, तो ये फिर आके कहाँ खत्म हो रही है, मोहनगढ़, तो ये सेकंड हो गया और ये इसका फर्स्ट फेज हो गया, दो फेज में हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं, जो क्रमशः 204 किलोमीटर तथा 455 किलोमीटर है, ये दोनों की बातें हो रही हैं। ये कितने बताइए आपको, 204 किलोमीटर और ये 455 किलोमीटर, क्लियर है। आगे देखोगे आप, थार मरुस्थल में सिंचाई हेतु लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। आपको सीधी सी बात है कि यदि किसी नहर को हम कहीं जोड़ेंगे तो उसके बहुत से उद्देश्य होंगे। मैंने आपको पहले समझाया था कि कोई भी परियोजना होती है उसके बहुत से उद्देश्य होते हैं। सिंचाई उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है, पेयजल उसका मुख्य उद्देश्य होता है, विद्युत आपूर्ति उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो हमने पेयजल हेतु देख लिया, आगे हम देखेंगे कि सिंचाई हेतु इसकी लिफ्ट नहरें निकाली गई है। पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं हैं। पश्चिमी सीमा पर कितनी है, 9 शाखाएं। देखिए मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, तो ये सीमा कौन सी आएगी, पश्चिमी सीमा। ठीक है, तो पश्चिमी सीमा पर कितना होगा, 9। देखिए क्या है, 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप, ढाल के अनुरूप जैसे जैसे ढाल जा रही है उस हिसाब से 9 शाखाएं हैं इसकी। मतलब पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण, इधर से जब इधर आते हैं तो ऊंचाई अधिक है, तो ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठाकर, ठीक है, वही है पिकअप वाली बात जो मैंने आपको समझाई थी कि पिकअप बांध क्या होते हैं, जल को ऊपर उठा करके छोटी नहरों में डाला जाता है। जल को ऊपर उठा करके क्या छोटी नहरों में डाला जाता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, लिफ्ट नहर। 8वां पॉइंट देखिए, लिफ्ट नहर के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, क्लियर है। 9 पॉइंट देखेंगे हम लोग, लिफ्ट नहर की कुल संख्या कितनी है, 7। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर का जो सिंचित एरिया है वो आपने देख लिया, 17.41 करोड़ हेक्टेयर करोड़। ठीक है, 11 पॉइंट है, इस परियोजना को अब बाड़मेर के गडरा रोड से आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, गडरा रोड तक बढ़ा दिया है, कहने का मतलब आपको मैंने बताया था कि लिफ्ट नहर क्या चीज होती है। मान लीजिए पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है आपका और ये एरिया आपका पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर का क्षेत्र यहाँ तक है, यहाँ तक आपको सिंचाई उपलब्ध करा रही है। अब ये हिस्सा नीचा है, ठीक है, और ये हिस्सा ऊंचा है, क्लियर है। अब यहाँ से पानी को यहाँ कैसे पहुंचाया जाए, तो लिफ्ट करके नहर को उछाल करके, मतलब ऊपर उठा करके और फिर छोटी छोटी नहरों में उनको मिला दिया जाता है ताकि छोटी नहरों का जल संग्रहण क्षेत्र बढ़ सके। क्लियर है मेरी बात। तो ये आपका राजस्थान है और इंदिरा गांधी नहर आपका ये हरिके बैराज है, यहाँ से आपकी इंदिरा गांधी कनेक्ट कर दी गई है। ठीक है, और बाकी यहाँ से लिफ्ट नहरों को लिफ्ट करके, यहाँ से नहरों को लिफ्ट करके नीचे वाले नहरों में छोड़ दिया जाता है। क्लियर है मेरी बात। अभी तक हमने देखी राजस्थान सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें आपको बीसलपुर परियोजना मिली है, माही सागर परियोजना मिली है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना मिली है। इसके बाद हम राजस्थान सरकार के कुछ अन्य परियोजनाएं देखते हैं। क्लियर है। फर्स्ट है जाखम परियोजना। तो देखिए जाखम परियोजना कहां पर स्थित है, तो जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर व प्रतापगढ़। ठीक है, इसका निर्माण है। निर्माण क्षेत्र कौन कौन सा है फ्रेंड्स, वो देखना है पहले हमें। तो आपको दिखने को मिल रहा होगा, चित्तौड़गढ़ आपको दिख रहा होगा, उदयपुर आपको दिख रहा होगा, प्रतापगढ़ आपको दिख रहा होगा। क्लियर है। उद्देश्य क्या था इसका, सिंचाई योजना के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया। सिंचाई परियोजना के लिए कहां पर, अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया। क्लियर है। अनूपपुरा आपको प्रतापगढ़ के यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर जाखम बांध बनाया गया हुआ है ये। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, इससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में पिकअप से नहर प्रणाली का विकास किया गया है। मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, पिकअप प्रणाली क्या होती है, जहां से जल को थोड़ा ऊंचा करके दूसरी नहर में पानी को डाला जाता है, अर्थात बड़ी नहर से छोटी नहर में पानी की आपूर्ति की जाती है, उसे हम पिकअप प्रणाली कहते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है। सेकंड है सोम कमला अंबा परियोजना। क्लियर है। इसका निर्माण सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र में सिंचाई हेतु। देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए बांगड़ किसे कहते हैं। हम राजस्थान के इस एरिया को अगर देख लेते हैं, हम एक बार इसे देखते हैं कि यह हमारा क्या है, प्यारा राजस्थान। ठीक है,
राजस्थान के इस दक्षिणी हिस्से को हम बांगड़ कहते हैं। क्लियर है? थोड़ा ऊंचे वाले हिस्से को भी आप ले सकते हैं, इसमें बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। सोम नदी पर बनाया हुआ क्षेत्र है ये, ठीक है, सोम नदी पर बनाया हुआ बांध है, सॉरी, कमला अंबा गांव में, ठीक है, कमला अंबा गांव में इस बांध का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? डूंगरपुर जिले की आसनपुर तहसील, अगर आप डूंगरपुर को देख लेते हैं तो इसकी आसनपुर तहसील तथा उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील, उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील। क्लियर है? गांव को सिंचाई सुविधा मिलेगी। आप समझते हैं किसी भी परियोजना के बहुत से उद्देश्य होते हैं, सिंचाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, तो ऐसे करके आपको ये दोनों परियोजना मिलेगी। और आपको मैप वाइज मैंने ये समझा दिया है कि राजस्थान का दक्षिण हिस्सा जहाँ पे उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके आगे वाले टॉपिक को हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं मेजा बांध, ठीक है। मेजा बांध का निर्माण भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में हुआ, मतलब कर रखा है, ठीक है। मेजा बांध का निर्माण कहाँ है? भीलवाड़ा तहसील की, भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील। मान लीजिए हम इसे उत्तरी राजस्थान और इसे दक्षिणी राजस्थान मान लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने जो आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ जिले हैं उन्हीं का यहाँ पे लेखन किया है। तो भीलवाड़ा जिला है, यहाँ पर एक मांडलगढ़ तहसील है। क्लियर है? तो वह मांडलगढ़ तहसील में इसका निर्माण किया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? हमें इसी तरीके से पढ़ना होगा, इस क्रम से यदि आप पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। आपको पॉइंटों में डिवाइड करके, ठीक है, किसी भी आंसर को पॉइंटों में डिवाइड करके आप इजी तरीके से उसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। उद्देश्य क्या है? बांध से मत्स्य पालन, मत्स्य का मतलब आप सब समझते हैं, मछली पालन, जिसे हम मत्स्य पालन कहते हैं, उसे मत्स्य पालन व नहर प्रणाली का विकास किया गया है, ठीक है। इस बांध से जो जल मिलता है हमें, और क्या कहते हैं, जो यहाँ से परियोजना निकाल रखी है मांडलगढ़ तहसील के जो बांध बना हुआ है मेजा बांध, तो उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक तो मत्स्य पालन, दूसरा नहर प्रणाली का विकास किया गया है। क्लियर है? समझते हैं आप इस चीज को अच्छे से। आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा, मेजा बांध के बारे में हमने पढ़ लिया ना? क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? सिद्धमुख परियोजना, ठीक है फ्रेंड्स, सिद्धमुख परियोजना। रावी व्यास, रावी तथा व्यास आप अच्छे से समझते हैं, उत्तर भारत है। जब हमने इंदिरा गांधी नहर पढ़ा था तो हमने उसमें हरिके बैराज नामक एक जगह का नाम पढ़ा था, ठीक है, जो हमारे उत्तर भारत में राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर है। क्लियर है? उस हरिके बैराज में रावी व्यास इन नदियों का जो जल एकत्रित होता है, तो उस रावी और व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग कर, जो अतिरिक्त शेष जल बच जाता है उसका उपयोग कर गंगानगर, हनुमानगढ़ की नौहर बादरा, गंगानगर, हनुमानगढ़, दो की बात हो रही है फिलहाल, यहाँ की नौहर भादरा, ठीक है, तथा चूरू जिले की, यह आपका चूरू जिला ये रहा, ठीक है, चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसील। समझ रहे हैं आप इस चीज को कि गंगानगर और हनुमानगढ़ की तो क्या है? नौहर भादरा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसील, ठीक है, इनको क्या प्राप्त हो रहा है? तो 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए, समझते हैं आप, सिंचाई के माध्यम से, जल के माध्यम से सिंचाई, तो सिंचित करने में इस परियोजना का निर्माण किया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो नौहर भादरा आपने देख लिया है। दूसरा है इसके अंदर आपका तारानगर व राजगढ़, जो चूरू के अंदर आपको बता ही दिया है, ये आपका उत्तरी राजस्थान है। क्लियर है? अब दक्षिण राजस्थान के अंदर आपको भीलवाड़ा की मांडलगढ़ तहसील का आपको मैंने ये मेजा बांध बता ही दिया है। थर्ड पॉइंट क्या है वो देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट है नर्मदा परियोजना। आपको मैंने कल अच्छे से समझाया था, माही नदी समझाई थी आपको मैंने कल। क्लियर है? माही परियोजना। तो नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर तथा जालौर को पेयजल की आपूर्ति होती है। सरदार सरोवर बांध अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में भी था। क्लियर है? सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी में बना हुआ है, उससे किस किस जिले को प्राप्त हो रहा है पेयजल? बाड़मेर व जालौर। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके बाद हम आगे वाले कुछ परियोजनाओं को देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम जवाई बांध परियोजना। क्लियर है? जवाई बांध परियोजना का निर्माण हम देखते हैं पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक जवाई नदी। समझ में आना चाहिए आपको, लूणी एक नदी है, जवाई एक नदी है। क्लियर है? मान लीजिए लूणी नदी है तो इसकी सहायक नदी कौन सी हो गई? जवाई नदी। क्लियर है? पर एरिनपुरा पाली में ये बांध बनाया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एरिनपुरा पाली में लूणी नदी की सहायक नदी है ये। ठीक है, कौन सी? जवाई नदी पर
ये बांध बनाया गया। बांध का नाम क्या है? जवाई बांध। क्लियर है? इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? तो 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली व जालोर में सिंचाई की जाती है। मैप में आपने देखा होगा पाली व जालोर के अंदर से सिंचाई जाती है 176 किलोमीटर। अगर आपको मैप की नॉलेज नहीं है तो हमारी मैप वाली वीडियो आप देख सकते हैं। राजस्थान का मैप करा रखा है, उसके अंदर भारत का मैप करा रखा है। क्लियर है? चलिए आगे। पांचना बांध नेक्स्ट है आपका पांचना बांध। क्लियर है? पांचना बांध का निर्माण करौली जिले में गुड़ला गांव, करौली जिले के गुड़ला गांव में 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट तथा अटा, 5 नदियों के संगम पर। 5 नदियों का मतलब है जैसे 1 2 3 4 5, जहां 5 नदियों का संगम हो रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं हम संगम। पर मिट्टी का बांध बना हुआ है ये। मान लीजिए 5 नदियों का संगम है, नदियां ऐसे भी हो सकती है। क्लियर है? ये 5 नदियों का संगम है, यहाँ पर ये मिट्टी का बांध बनाया हुआ है। क्लियर है? आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो टोडा भीम, हिंडौन, गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। क्लियर है? सिंचाई के लिए है ये। आपको ये ध्यान रखना होगा कौन सा पेयजल के लिए है, कौन सा सिंचाई के लिए है। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे आपको इसके लिए। आगे देखिए, इनके अलावा 40 लघु परियोजनाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में क्रियाशील है, जिससे स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन का कार्य किया जाता है। आप समझना एक चीज कि आपको जो भी मोस्ट परियोजनाएं थी, केंद्र सरकार की परियोजना, राज्य सरकार की परियोजना, उसके अलावा कुछ अन्य परियोजनाएं आपने देखी, इनके अलावा भी 40 लघु और परियोजनाएं हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर सिंचित किया जा रहा है। तो यहाँ तक आपकी परियोजनाएं कंप्लीट होती है। आगे हम देखेंगे जल संरक्षण, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है? जल संरक्षण से आप समझते हैं कि हमारे राजस्थान में, आपको पता है, अधिकांश पश्चिमी राजस्थान को आप देखते हैं तो वर्षा की कमी है। वर्षा की कमी के साथ साथ जल की कमी है और उपजाऊ मिट्टी की भी कमी है। ठीक है? तो पश्चिमी राजस्थान व उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्र अधिकांश जल की कमी से जूझते रहते हैं। ठीक है? तो इसको लेकर के कुछ प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि राजा महाराजाओं ने जल संरक्षण के लिए विभिन्न विधियों को प्रयोग में लिया है। ठीक है? देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे। मानसून काल में वर्षा जल को संग्रहण करना ही जल संरक्षण कहलाता है। मानसून आने वाला है, जून जुलाई का समय चल रहा है, तो मानसून काल में जो जल का संग्रहण किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उसे जल संरक्षण कहते हैं। क्लियर है? ये तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है आपका। इसके बाद हमारे इतिहास में जल संरक्षण के लिए क्या क्या किस किस समय पे कार्य किए गए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे इतिहास की शुरुआत हम मानते हैं सिंधु सभ्यता काल से। सिंधु सभ्यता की खुदाई से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? कुंड, कूप, नहरों के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात कुंड, कूप और नहरें, जिस समय पता चलता है कि प्राचीन काल से ही जल संरक्षण के लिए लोग बाग जागरूक थे। ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट आता है, जब हमारी सभ्यता विकसित हो जाएगी उसके बाद आपको पता है भारत में राजवंश चालू हो जाएंगे। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में विशेष था मगध। मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है? मगध का शासक कह लीजिए या मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कह लीजिए आप। ठीक है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो कि एक ग्रंथ है कौटिल्य का, एक पुस्तक है, के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील आपको देखने को मिलेगी गुजरात में। ठीक है? गुजरात में गिर नामक पहाड़ी पर सुदर्शन झील देखने को मिलेगी। उसी गिर पर आपको गिर अभ्यारण्य भी मिलेगा। ठीक है? गिर अभ्यारण्य, गिरनार पहाड़ी, सुदर्शन झील सब एक ही है। तो आप देख सकते हैं का निर्माण कराया गया। ठीक है? अब उत्तरी भारत की तो बात कर ली हमने, अब दक्षिणी भारत को, क्योंकि आप जानते हैं चाहे राजस्थान हो चाहे भारत, सभी को हम 2 भागों में पढ़ के चलते हैं तो आगे इजी हो जाता है। तो दक्षिणी भारत में चालुक्य शासकों द्वारा विभिन्न एनीकट, ठीक है, वह बांध का निर्माण कराया गया। क्लियर है? जल संरक्षण के लिए जो जो तरीके उन्हें मिले वो तरीके उन्होंने उपयोग में लिए। किसी ने खड़ीन बनवाई, किसी ने बावड़ी बनवाई, किसी ने कुएं बनवाए, किसी ने एनीकट बनवाए, किसी ने बांध बनवाए। क्लियर है? अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो जितना राजा सक्षम रहा होगा उसने उतने ही सक्षम कार्य किए होंगे। आप समझ सकते हैं इस चीज से। वर्षा की कमी व सूखे से स्थानीय राजाओं तथा साहूकारों द्वारा बचाव के रूप में बावड़ी, झालरा, नाड़ी, कुएं, कुई, जोहड़ो, ठीक है, का निर्माण कराया, जो स्थानीय जनता के पेयजल का स्रोत रहे। तो पेयजल के लिए स्थानीय राजाओं व साहूकारों ने क्या क्या निर्माण कराया? आपको झालरा मिलेंगे, बावड़ी मिलेंगी, नाड़ी, कुएं, कुई, जोहड़ इत्यादि आपको जो स्थानीय जनता के पेयजल के लिए उपयोग में आते थे। इसके बाद आपको मिलेंगे साथ ही छोटे व बड़े बांध। ठीक है? छोटे व बड़े बांध, खड़ीन तथा एनीकट पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपयोगी रहे। क्लियर है क्या?
आपने इसमें देखा पेयजल के लिए इसमें सिंचाई भी जोड़ दी है साथ में, ठीक है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो बड़े बड़े बांध हैं उनसे बड़ी बड़ी परियोजना निकल रही है, काफी बड़े क्षेत्र में सिंचाई, विद्युत, पेयजल के लिए जल उपलब्ध हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो छोटे बांध है उनके उद्देश्य भी छोटे ही होंगे, क्योंकि जल का संग्रहण छोटा होगा, जल का निकास छोटा होगा, तो उससे जो कार्य है आपके वो भी छोटे हो पाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे खड़ीन, झालरा वगैरह को विस्तार से। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के जल संरक्षण के स्वरूप कि अन्य किन किन तरीकों से राजस्थान में जल संरक्षण किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका बावड़ी, ठीक है। चतुष्कोणीय गोल व वर्तुलाकार में निर्मित जल स्रोत जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बावड़ी की फोटो आपने देखी होगी। अब आगे देखिए, इसका प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा पत्थरों का प्रयोग किया गया है। फोटो में आपने देखा होगा कि बावड़ी में पानी नीचे होता है, चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है जिससे निकल कर बाहर सकते हो, अंदर जा सकते हैं। आगे देखिए, इनके आगे आंगन नुमा भाग होते हैं, इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती है। क्लियर है। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब व झरोखे, मेहराब व झरोखे, झरोखे मतलब खिड़कियां टाइप से आप देख सकते हो, खिड़कियां होती है हवा महल में, आपने देखी है खिड़कियां वैसे, और मेहराब व स्तंभ होते हैं। झरोखों में जल देवता की मूर्ति, कॉमन सी बात है कि बावड़ियां जल के लिए, जल संरक्षण के लिए बनी है, तो जल देवता की मूर्ति होना राजस्थान की परंपरा के अनुकूल है, ठीक है। बूंदी शहर को, मोस्ट लाइन क्या है इसके अंदर देखिए आप लोग, बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। बूंदी शहर में बावड़ियां अधिक है तो उसके कारण इसे क्या कहता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। कुछ मोस्ट बावड़ियां हैं आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की बांडोर रज बावड़ी, चित्तौड़ की विनता की बावड़ी, आबा नदी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। क्लियर है। इन बावड़ियों को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाया गया आपको। आगे देखिए, आपको सेकंड पॉइंट मिलेगा जल संरक्षण के लिए तालाब, के तालाब के माध्यम से आप जल को संरक्षित कर सकते हैं। वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु पशुधन तथा मानव पेयजल का स्रोत। वर्षा जल को आप जब एकत्रित करते हैं तो ये 2-3 तरीके से काम आ सकता है तालाब में। आपने देखा होगा अक्सर गांव में गाय भैंसों के पेयजल का स्रोत ये रहता है, कई कई गांव में बड़े तालाब होते हैं तो सिंचाइयों का स्रोत भी तालाब ही रहते हैं, और मानव पेयजल का भी ये मुख्य स्रोत माना जाता है। आगे आप देखोगे अधिकांश तालाबों का निर्माण ढलान पर किया जाता है। ढलान पर करने का अर्थ यह है कि जो भी पानी होगा वो आकर के उस तालाब में एकत्रित हो जाएगा। क्लियर है। ढलान भी तो आता है सारा का सारा पानी बह करके, वर्षा जल हो या कोई सा भी जल हो, ठीक है। इससे जल संरक्षण में सुरक्षा होती है, जल का संरक्षण होता है तथा उसकी सुरक्षा होती है, अन्यत्र नहीं तो सड़कों पर जल बहता रहता है। राजस्थान के प्रमुख तालाब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पाली में हेमाबास तालाब, सरेली तालाब, पाली के 2 तालाब हैं। मेजा तालाब भीलवाड़ा में, आपने पहले देखा होगा मेजा बांध भी, ठीक है, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं इसको। आगे बानकिया तथा सेनापानी तालाब चित्तौड़गढ़ में। क्लियर। नेक्स्ट है गढ़ीसर व गजरूप सागर जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध है। ये कुछ तालाब है, इनको याद करने की कुछ ट्रिक आपके सामने बनाई है मैंने। देखिए, पाली की हेमा ने सरेली के साथ मिलकर मेजा भील को सेनापति बनाकर चित्तौड़ में गढ़ी सिंह व गजरूप सिंह को जैसलमेर में मरवा दिया। क्लियर है। तो आप जोड़ सकते हैं पाली का हेमाबास तालाब, सरेली तालाब, दोनों पाली के हो गए। उसके बाद आपको देखने को मिले नेक्स्ट में मेजा तालाब कहाँ का है, भीलवाड़ा का। क्लियर है। उसके बाद आप देखोगे सेनापानी तालाब, यहाँ से सेनापति सेनापानी तालाब जोड़ सकते हैं, और बनाकर इससे बन से मिलकर के क्या बन जाएगा, बना किया। क्लियर है। और ये दोनों कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। आगे देखो आप लोग, जो नेक्स्ट है आपका गढ़ी, गढ़ी से क्या है, गढ़ीसर, और गजरूप से क्या है, गजरूप सागर, और दोनों कहाँ स्थित है, जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसके आगे हम देखते हैं झीलें। राजस्थान में झीलों की क्या स्थिति है। क्लियर है। जल संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम क्या है आपका, झीलें। के जल संरक्षण को और किस माध्यम से संरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा इसमें निर्माण की कड़ी क्या है। क्लियर है। निर्माण की कड़ी में आपको मिलेगा कि स्थानीय राजाओं, साहूकारों
वह बंजारों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आप देखोगे कि अक्सर राजा महाराजाओं का शासन रहा राजस्थान में और भारत के कई क्षेत्रों में, तो समाज के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए, वह अकाल आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय राजाओं व सेठ साहूकारों ने इनका निर्माण कराया है। कुछ कुछ जगह आपको बंजारों द्वारा भी झीलों का निर्माण कराया हुआ मिलेगा। ठीक है। झीलों से नहरें निकालकर सिंचाई व पेयजल हेतु उपयोग। कॉमन सी बात है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी योजना के बहुत से माध्यम होते हैं, तो झीलों का उपयोग कहीं में सिंचाई में और पेयजल हेतु। सूखे हुए अकाल में जीवनदायिनी कहलाती है ये, कि आपको पता है सूखे हुए अकाल से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है आज के समय है। कुछ महत्वपूर्ण झीलें मिलेगी आपको देखने को। अजमेर की आना सागर झील, उदयपुर की पिछोला सागर व फतेह सागर झील, चूरू की ताल छापर झील, जालौर का बांकली बांध, टोंक का टोरडी सागर, पाली का सरदार समंद व बूंदी की नवलखा झील। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद आप देखोगे कि झीलों से रिलेटेड मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं। अगर आपको लगता है कि याद करने में आपके लिए इजी है तो आप इसको चेक कर सकते हैं आराम से। पाली की सरदार ने टोंक के टोरडी के साथ, चूरू की ताल पर, बूंदी की नवलखा के साथ, जालोर की बकरी को लेकर उदय के पीछे फतेह को भगाकर अजमेर में आना तय किया। अब देखो थोड़ा सा एक बार आप, पाली की सरदार, क्लियर है, तो ये पाली का सरदार समंद हो गया। क्लियर है। टोंक की टोरडी, तो इजीली आपको दिख रहा होगा, टोंक की टोरडी सागर। क्लियर है। इसके बाद चूरू की ताल पर, तो आपको पता है चूरू की ताल छापर झील। इसके बाद बूंदी की नवलखा, कॉमन है, आपको दिख ही रहा है ये रहा, बूंदी की नवलखा। क्लियर है। इसके बाद जालौर की बकरी, तो जालौर का बांकली बांध। क्लियर है। इसके बाद उदय के पीछे फतेह, तो देखो आप लोग, उदयपुर की पिछोला, पीछे से क्या बना है, पिछोला, वह फतेह सागर। क्लियर है। और अजमेर में आना का अर्थ है, अजमेर में आना सागर झील। क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि इजीली आपको इन फ्यूचर याद रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाड़ियां, राजस्थान में नाड़ी तालाब का ही छोटा रूप नाड़ी कहलाता है। तालाब का ही छोटा रूप क्या है, नाड़ी। लिख रखा है मैंने यहाँ पे, तालाब का छोटा रूप रानी, जो कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण का ही है। पश्चिमी राजस्थान में रेतीले व मैदानी भाग में वर्षा जल को एकत्रित करने का माध्यम। क्लियर है। इसमें आपको मिलेगा 4 से 5 मीटर गहराई, ज्यादा गहराई नहीं होती है, 4 से 5 मीटर होती है। प्रत्येक वर्ष इसमें मिट्टी, वर्षा जल के साथ मिट्टी आती है और उस मिट्टी को निकाल करके इसे दोबारा जल संग्रहण हेतु तैयार किया जाता है। लिखा हुआ है यहाँ पर, नाड़ी की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकालकर जल संरक्षण हेतु तैयार किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। इसके बाद पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या व पशुओं तथा वन्य जीवों को पेयजल का स्रोत। क्लियर है। आप समझ सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में कोई नगरीकरण, शहरीकरण तो इतना विकसित है नहीं, तो वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ की जो ग्रामीण जनसंख्या है, वहाँ का जो पशुधन है, उसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लियर है। इसके बाद 5th पॉइंट हम देखते हैं, टांका, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में जल संग्रहण का 5 से 6 मीटर खड्डा खोद कर, ठीक है, आपको दिखेगा छोटा बड़ा ही है, 4 से 5 मीटर आपको दिखेगा नाड़ी का और 5 से 6 मीटर आपको दिखेगा टांगा का, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। खड्डा खोद कर ऊपरी भाग को पत्थर से ढककर, ताकि इसमें कुछ जानवर या कोई ना गिर जाए इसलिए ढककर, तथा आंतरिक भाग जो तल होता है ना, तल में, तो तल के भाग में राख तथा बजरी का लेप मिला करके जो जल के रिसाव में तली के कटाव को रोकता है। आपने देखा होगा अक्सर गांवों में या घरों में प्लास्टर वगैरह होता है नीचे जमीन पर, आजकल तो मार्बल टाइल्स वगैरह यूज होने लग गई है, लेकिन आज भी पश्चिमी राजस्थान में राख व बजरी का लेप मिला करके नीचे तल पर उसकी पुताई कर दी जाती है, ताकि जो जल है वह रिस रिस कर मिट्टी का कटाव होकर के उसको ढहा ना दे या फिर कहीं और ना चला जाए। क्लियर है। बिल्कुल ईजी है, इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं जोहड़, बेरी या छोटी कुई, खड़ीन और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के लिए जो हमारे राजस्थान सरकार ने प्रयास किया है। क्लियर है। हम देखते हैं कि
जोहड़ भी एक जल संरक्षण का बेस्ट माध्यम है। आप समझ सकते हैं, जैसे कुएं, बावड़ी, टाका, आपने अभी तक पढ़ाई होगा। उसको हम देखते हैं कि ये मुख्यतः शेखावाटी तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का साधन है। प्रत्येक, आपने देखा होगा कि अभी तक जो भी हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, प्रत्येक एरिया का प्रत्येक कोई ना कोई फेमस कार्य है, फेमस एक संरचना है जिससे हम जल को संरक्षण करते हैं। इसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा करते हैं। आप देखिए एक चीज को, तीनों तरफ से इसको पैक करके आगे एक रास्ता निकाल देते हैं, उससे वर्षा जल इसके अंदर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आगोर। क्लियर है? यह पशुओं तथा मानव पेयजल का साधन है। आपको पता है कि किसी भी योजना, किसी भी कार्य के बहुत से उद्देश्य होते हैं, आपको बताता हुआ आ रहा हूँ मैं। बेरी या छोटी कुई, नेक्स्ट है आपका बेरी या छोटी कुई। बाड़मेर व जैसलमेर में प्रमुख है। ये प्रमुखता कहाँ पाया जाता है, बाड़मेर व जैसलमेर में। देखिए इसका शेखावाटी व हरियाणा में, इसका बाड़मेर व जैसलमेर में। ठीक है। इसके बाद पश्चिमी राजस्थान में तालाब तथा खड़ीन में आगोर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोद कर यह निर्माण किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में। क्लियर है क्या? और तालाब तथा खड़ीन, ठीक है, उसके अंदर आगोर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोद कर, ठीक है, तालाब या कोई खड़ी ले लीजिए आप। उसके बाद आगे का क्षेत्र होता है, उसमें 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोद करके जल संग्रहण के लिए एक खड्डा बनाया जाता है। आप आगोर कह सकते हैं उसे, बेस्ट वर्ड होगा आगोर। इसके बाद वर्षा जल संरक्षण का उचित माध्यम ही है, वर्षा जल संरक्षण का उचित माध्यम है ही। क्लियर? उसमें हम देखते हैं खड़ी में, मुख्यतः जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की तकनीक। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण हैं, उनकी ये बेस्ट तकनीक है, जल संरक्षण के लिए फेमस है। ढालू भागों पर कच्ची तथा पक्की दीवार बनाकर जल को रोकते हैं। मान लीजिए पर्वत है, यहाँ पर अगर जल बह करके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर ये कोई दीवार से बना देंगे ताकि ये जल यहाँ इकट्ठा रह जाए। क्लियर है? तो जो ढलान वाला भाग है उसे हम कहते हैं क्या है, ढालू भाग। ठीक है, उस पर कच्ची और पक्की दीवार बनाकर जल को रोकने का कार्य, ताकि जल यहाँ पर इकट्ठा रह जाए। रबी तथा खरीफ की फसलों की आसानी से कृषि। रबी तथा खरीफ की फसलों भी आपको पता है, कुछ कुछ फसलें होती है उसमें काफी ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, तो वो कृषि आराम से इस जल के अंदर, इस वाले खड़ीन के अंदर हो जाती है। सूखे व अकाल में जल का मुख्य साधन है। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए इसको रोक करके या इसको यहाँ रोक करके जल एकत्रित कर लेंगे, इन फ्यूचर कभी सूखा अकाल, के आपको पता है राजस्थान और भारत की तो खास तौर से स्थिति ऐसी है, कब सूखा अकाल पड़ जाए किसी को नहीं पता। ठीक है, क्योंकि राजस्थान और भारत के अंदर तो मानसून का जुआ कहते हैं। ठीक है, तो जल का मुख्य साधन है सूखे व अकाल की स्थिति में। ठीक है, इसके बाद देखो जंतु व प्राकृतिक वनस्पति के लिए मुख्य साधन है। जंतु तथा प्राकृतिक वनस्पति के लिए मुख्य साधन, और उनके लिए जीवनदायक भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जल बिना कुछ भी नहीं होता है। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपको एक चीज मिलेगी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन क्या है योजना, कि ये तो चलो परंपरागत हमारे प्रयास हैं कि तालाब, कुएं, बावड़ी, टाका, खड़ीन, जोहड़, जो भी चीजें, कुई, जो भी चीजें हमने परंपरागत रूप से पढ़ते हुए हैं, पर हमारे राजस्थान सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किया है। देखिए, राजस्थान सरकार की जल को महत्वपूर्ण संसाधन मानते हुए जल संरक्षण की एक शुरुआत है। आपको पता है राजस्थान सरकार हो या कोई सी भी सरकार हो, जल को एक बहुत बड़ा रिसोर्स मानते हुए, इसको एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन मानते हुए इसको बचाने की मुहिम चलाई गई है। राज्य सरकार में भामाशाहों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना। भामाशाहों का अर्थ यहाँ पर महाराणा प्रताप की जो सहायता की थी भामाशाह ने, उससे है कि राजस्थान सरकार के जो ग्रामीण लोग हैं, वो राजस्थान सरकार तथा ग्रामीण लोग वे कुछ भामाशाह जो इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को क्या है, जल के लिए आत्मनिर्भर बनाना। अब कुएं हैं, तालाब है, नाड़ी के लुप्त हो रहे जल को पुनर्जीवित करने की कोशिश। अच्छा, इस मुख्यमंत्री जल संरक्षण स्वावलंबन योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, कुएं, तालाब, नाड़ी के लुप्त हो रहे जल को पुनर्जीवित करने की कोशिश। इस अभियान की अवधि क्या होगी, 4 वर्ष, और 21,000 गांवों को क्या होगा, लाभ। ठीक है, कि इससे लाभ क्या होने वाला है। उसके बाद ग्रामीणों की भागीदारी से वे गैर सरकारी संगठनों द्वारा फार्म पॉन्ड, मिनी पर्कोलेशन टैंक, खड़ीन, जोहड़, टाका, स्ट्रेगर्ड इत्यादि का निर्माण किया जाएगा या कर रहे हैं। ठीक है, फसल व उद्यानिकी में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा।
आपको पता है जल की आपूर्ति रहेगी तो फसल में अच्छे अच्छे उद्यानों को हम आराम से बना सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं और अच्छी तकनीकों को उसमें उपयोग कर सकते हैं। आपको पता है कि आज भी जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है इजराइल के द्वारा हमारे यहाँ पे ग्रहण की गई है, तो उसके द्वारा भी आपको पता है बूंद बूंद सिंचाई जो ड्रिप वाटर जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। थैंक यू ऑल।